भाई का हाल उस दिल टूटे आशिक की तरह हो गया है जिसकी एक गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करके 2 बच्चों की मां भी बन चुकी है। पर भाई अभी तक इसी खुमारी में है कि वो अभी भी प्यार तो मुझसे ही करती है। अरे राहुल जी, कभी ईवीएम है, कभी वोट चोरी। आप अपने इस डिल्यूजनल बबल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो भाई कि आप और आपकी पार्टी निरंतर चुनाव हार रही है। यहाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत को चरितार्थ करके कोई लाभ नहीं। प्लूरल पार्टी सिंगुलर भी नहीं बची। इस तरह की ट्रोलिंग की मैं कड़ी प्रो मैक्स निंदा करता हूँ। कोई बात नहीं पुष्पू, यदि आप विलाप करना चाहती हो तो अनलाइक भाजपा या जेडीयू की सदस्यता मेरा कंधा हमेशा उपलब्ध है। राजद के समर्थक तो छोड़ो, उनके प्रवक्ता की मुंह खोले तो कट्टा तो नहीं, कट्टी भी नहीं, पर कट्टी से मिलते जुलते शब्द जैसा कुछ उनके डेवी जोन्स रूपी मुंह से टपकने लगता है। तेजस्वी जी ने जो लिखा था ना, उस नोट को लेकर लोग कंफ्यूज आ गए होंगे। तो ससुर अंग्रेजी में लिखा है, ऊपर से नीचे साइन भी कर दिए, वो भी इंग्लिश में। फेक न्यूज लगी होगी, मतलब अंगूठा लगाना चाहिए था तो शायद थोड़ा। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। इसी तरह हमारे यूपी बिहार के जो चुनाव होते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं। जब तक चल रहे हो तब तक जितना कंटेंट देते हैं वो तो लाखों का होता है, लेकिन परिणामों के बाद वो जितना माल मसाला देकर जाते हैं वो करोड़ों का होता है। इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव के परिणाम तो आ ही गए हैं, लेकिन उन परिणामों के बाद अलग अलग नेता, चाहे वो एनडीए के हो, महागठबंधन के हो या निर्दलीय हो, जो भी हो, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, या आगे उन्हें क्या करना चाहिए उस पर हम उन्हें क्या सलाह देंगे, इस पर भी विचार करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही वीडियो में आनंद आए तो आनंद कृपया करके अकेले ना लें, शेयरिंग इज केयरिंग, वीडियो साझा अवश्य करें। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, यशस्वी तेजस्वी नेताजी राहुल गांधी जी के पास। सबसे पहले तो राहुल भाई इस देश के हर पिता के लिए उसके लौंडे के वो दोस्त बन चुके हैं जिससे वे सदा ही दूर रहने की सलाह देते हैं। फिल्म 3 इडियट्स से ज्यादा तो ये मीम राहुल भाई के जीवन पे अप्लाई हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा और अब बिहार। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में तमिलनाडु से भी हमें ऐसे ही सीन्स देखने को मिलेंगे, और शायद स्टालिन भाऊ अपने बेटे से भी कुछ यही संवाद बोलते दिखें। राहुल भाई का साथ तेजस्वी जी को बिहार में पहले से भी खराब स्थिति में ले गया, और खुद राहुल भाई हैं कि इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ट्वीट में कह रहे हैं कि चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अरे राहुल जी, कौन सी पिच पे खेल रहे हो आप? पहले ये तो डिसाइड कर लो, आपको लोगों के मुद्दों में दिलचस्पी है या आप अपने मुद्दों में मशगूल हैं। भाई का हाल उस दिल टूटे आशिक की तरह हो गया है जिसकी एक गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करके 2 बच्चों की मां भी बन चुकी है। पर भाई अभी तक इसी खुमारी में है कि वो अभी भी प्यार तो मुझसे ही करती है। अरे राहुल जी, कभी ईवीएम है, कभी वोट चोरी। आप अपने इस डिल्यूजनल बबल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हो भाई कि आप और आपकी पार्टी निरंतर चुनाव हार रही है। यहां नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत को चरितार्थ करके कोई लाभ नहीं होगा। आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, पुनर्विचार कीजिए कि कहां पे हल्के पड़ रहे हो। वैसे तो मुझे पता है कि कहां पे हल्के पड़ रहे हैं आप और आपकी पार्टी, पर मैं बताने वाला कौन होता हूं, और अगर होता भी हूं तो क्यों बताऊं। वैसे आप चाहें तो अपने पाले हुए विदेशी शेरलॉक होम्स टाइप के इन ज्ञानियों की सलाह भी ले सकते हैं, जिसमें वे लोग कह रहे हैं कि चुनाव का ही बहिष्कार कर दो। वाह, अब इन जर्मन चुन्नुओं को कोई सिखाए कि ससुर चुनाव है, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म नहीं है जो बॉयकॉट कर दोगे। और तुम्हारा तो हाल ऐसा खराब है कि तुम लोग जो पिक्चर बॉयकॉट करते हो वो भी ब्लॉकबस्टर होकर 1000 करोड़ कमा लेती है। तो सोचो, यदि तुम्हारी सलाह पे कोई राजनीतिक दल चुनावों का बॉयकॉट करने लगे तो उस बेचारे दल की क्या स्थिति होगी। कंफ्यूज्ड टीनेजर की तरह राहुल भाई 2022 से वही 3-4 पदार्थ डली हुई स्क्रिप्ट लगातार लाते हैं और उसे रगड़ देते हैं। कभी ईवीएम हैक है, कभी वोट चोरी हो गई है, और जब कुछ ना मिले तो कंपनियों के सीईओ गिनने शुरू कर दो और उनकी जाति लिखनी शुरू कर दो। ओबीसी गिन दो, एससी एसटी गिन दो, सेना में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं ये तक गिन लो। अरे भाई साहब, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं होती हैं राहुल जी। अच्छा चलिए, आप ही के हिसाब से समझाते हैं। जब आप लंदन टूर पे जाते हो तो कुछ और करते हो, चाइना जाते हो तो कुछ और करते हो, और जब आप थाईलैंड टूर पे जाते हो तब तो कुछ और ही करते हो ना। इसी तरह देश के लोग भी विधानसभा चुनावों में अलग तरह से अलग मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट करते हैं, और लोकसभा चुनावों में वे अपने नेता से कुछ और अपेक्षा रखते हैं। अब आप चाह रहे हो कि सल्लू भाई की तरह हर फिल्म में एक जैसी मोनोटोनस एक्टिंग दिखाओ
और फिर चाहो कि फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता ना सर, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अब तो सल्लू भाई भी फ्लॉप होने लगे हैं। तो आप अपना देख लो ब्रो। क्यूटी पाई राहुल भाई के बाद अब अगले एक क्यूटी प्राणी की ओर चलते हैं। जी हाँ, हमारे बिहार की देसी सिडनी स्विनी, जिन्हें आप प्यार से पुष्पम प्रिया चौधरी भी कह सकते हैं। वैसे तो मैं निजी लेवल पे बेहद आहत हुआ हूं बिहार वालों से, और उसमें भी खास तौर पे दरभंगा वालों को मैं कभी कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। पुष्पम प्रिया जी को आप लोगों ने नोटा से भी कम वोट दिलवाए। अच्छा बात नहीं है। पुष्पम प्रिया जी को पिछली बार भी निराशा हाथ लगी थी, और इस बार तो लोग कह रहे हैं कि प्लूरल पार्टी सिंगुलर भी नहीं बची। इस तरह की ट्रोलिंग की मैं कड़ी प्रो मैक्स निंदा करता हूं। कोई बात नहीं पुष्पू, यदि आप विलाप करना चाहती हो तो अनलाइक भाजपा या जेडीयू की सदस्यता, मेरा कंधा हमेशा उपलब्ध है। पर पुष्पम प्रिया जी ने चुनाव में हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वे दरभंगा वालों के दिल पर नाम भले ही ना लिख पाई हो, लेकिन उन्होंने हारने के बाद ट्विटर पर बीघे भर का पोस्ट जरूर लिखा। इसमें उन्होंने तकनीकी रूप से, जी हां मित्रों, तकनीकी रूप से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कैसे ईवीएम लोकतंत्र के लिए एक समस्या है। उनके अनुसार 2020 में उनके पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब उनके पास सबूत भी हैं जो उन्होंने जमा किए हैं। विकास की सिटी उर्फ ब्यूटीफुल ब्लैक पैंथर पुष्पम प्रिया जी ने अपने शेरलॉक लेवल का दिमाग लगाते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि ईवीएम में झोल करते समय सत्ताधारी दल यह करता है कि जो मुख्य विपक्षी दल यानी कि उनका घोर स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी है, या यूं कहें कि दूसरे नंबर पे आने वाला उम्मीदवार है, उसके वोटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, बल्कि उस सीट पर कोई नया या खास तौर पर लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जैसे कि हमारी पुष्पू जी, उसके वोट के साथ छेड़छाड़ होती है, ताकि बाद में यह कहा जा सके कि इन लोगों की जमीनी पकड़ तो थी नहीं, इसलिए इतने कम वोट मिले हैं। यह वैसी ही बात है कि तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। उदाहरण देकर के समझाता हूं। उदाहरण के रूप में नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा चुनावों में वाराणसी की सीट पर असल खतरा कांग्रेस, बसपा या किसी अन्य बड़ी पार्टी के बड़े प्रत्याशी से नहीं था, बल्कि यशस्वी तेजस्वी नेता श्याम रंगीला जी से था। तभी तो उनका पर्चा भी खारिज कर दिया। कड़ी से कड़ी मिलाओ प्रेम भाई। बात तो सही है। मैं तो यही कहूंगा कि पुष्पम प्रिया जी अगले चुनावों तक यही लाइन थाम कर रखें। आगे चुनावों में यह चीज लाभ देगी। अब भाई यदि वो इतना कहने के बाद भी मेरा हाथ थामना नहीं चाहती हैं, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि ये लाइन ही थामे। और क्या बोलूं मैं इससे, अधिक आप ही बताइए। अब पुष्पम प्रिया जी के हिसाब से ईवीएम में झोला है, विपक्ष के हिसाब से ईवीएम में झोला वाला पुराना हो गया है, अब वोट चोरी हो रही है। एक तो ये पूरा विपक्ष मिलके एक प्रॉपर एजेंडा, प्रोपेगेंडा भी ठीक से नहीं चला पा रहा, और डबल धमाल फिल्म की तरह तेल कहां है पूछने पर सब अलग अलग दिशाओं में उंगली उठा देते हैं। तेल किधर है? यहां भी विपक्ष एकजुट होकर नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। पुष्पम प्रिया जी पर और अधिक नहीं बोल सकता। इसका कारण यह है कि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, वो लिखते समय ही मैंने सोचा था कि पुष्पू जी के लिए मेरे नंबर ऑफ शब्द दरभंगा के लोगों द्वारा उन्हें दिए हुए वोटों से एक भी अधिक नहीं होने चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नेताजी हमारे दिल्ली के सदर बाजार के थोक के रेट पर खरीदे हुए गोला बम है। मैंने सदर बाजार का बम क्यों कहा, यह रेफरेंस दिल्ली एनसीआर वाले ही समझ पाएंगे, तो जिन्हें समझ आया है वो कमेंट में बाकियों को समझा दीजिएगा। तो हमारे भाई प्रशांत किशोर बाबू, इनका हाल मुन्ना भाई फिल्म के उस सीन की तरह हो गया जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। मित्रों, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ऐसे कई खेल खेलने वाले लोग आपको ये बता देंगे कि कोच अच्छा कोच होता है और खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच बन सके और हर बढ़िया कोच एक बढ़िया खिलाड़ी के रूप में ग्राउंड या रिंग में जीत दर्ज कर सके। प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लिए यह उपमा काफी है। समझने वाले समझदार हैं। प्रशांत भाई एक अच्छे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, और हैं भी और होंगे भी, पर शायद अभी तक अच्छे नेता के गुण उनमें डेवलप नहीं हो पाए हैं। अगली बात के लिए आप चाहे तो कमेंट में मुझे मिसोजिनिस्ट लिख सकते हैं, लेकिन महिलाओं और पुरुषों में एक ही अंतर तो होता है। नए कैंडिडेट तो जन स्वराज के सभी प्रत्याशी भी थे, लेकिन प्रशांत किशोर भाई ने पुष्पम प्रिया जी की तरह ऐसा कोई प्रोफेसर सालुंके टाइप थ्योरी नहीं फेंकी कि नए प्रत्याशियों को हराया गया फलाना ढिमका। मतलब अब तक तो कोई ऐसा ज्ञान, कोई थ्योरी नहीं फेंकी है, भविष्य का पता नहीं। जोक सपाट, मेरे विचार में बिहार को प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की आवश्यकता तो है, चाहे जन स्वराज पार्टी के सीएम के रूप में ना हो, बल्कि एक आम बिहारी नेता के रूप में जो बिहार के लोगों का, उसके युवा का भला चाहता है। इसलिए मैं ये आशा करूंगा ऑन अ सीरियस नोट कि प्रशांत किशोर हिम्मत ना हारें और आगे भी इसी तरह बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व रहें
और ना रहना चाहे फिर भी उन्हें रहना चाहिए। अरे भाई, जब घोटालेबाजों के लगभग अनपढ़ बच्चे हिम्मत नहीं हार रहे तो प्रशांत किशोर तो फिर भी अब तक बेदागी और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आगे प्रयास जारी रखें। इसके साथ ही अगले नेताजी की मुझे याद आ गई, उन पर चलते हैं। जी हां, राजद की आन बान शान और रीलबाज राजद के युवाओं की पहचान हमारे तेजस्वी यादव जी। बिहार चुनावों के नतीजे देखते हुए सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी को एक सलाह देनी चाहूंगा कि ब्रो, अपने घर से और अपने जीवन से आपने एक पुरुष को निकाल दिया था, दूर कर दिया था। मेरे विचार में आपने गलत वाले पुरुष को निकाला था ब्रो। जिस पुरुष को घर और पार्टी और जीवन से दूर करना था वो अभी भी आपके साथ ही रह रहा है और शायद उन्हीं की वजह से आज ये चलो छोड़ो, जाने देते हैं। पर तेजस्वी जी, सच तो यह है, कृपा वहीं अटकी हुई है। ये नतीजे, ये नंबर बताते हैं कि लोग अभी भी वो समय भूले नहीं है। तेजस्वी भाई बिहार के हर परिवार को एक एक नौकरी देने चले थे, लेकिन 14 नवंबर के नतीजों के बाद तो ऐसा लग रहा है कि राजद परिवार ही बेरोजगार हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी भैया को भविष्य में अपना ही प्रोफेशन बदलना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं बस सलाह दे रहा हूं। वो क्या है कि सियासत की पिच पे तो वो अच्छा नहीं टिक पाए, लेकिन वो क्रिकेट की पिच पे बढ़िया टिक जाते हैं। तेजस्वी भाई बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं यार। और मैं बात इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमारे यहाँ भी तेजस्वी जी जैसे एक नेताजी हैं और वो बेचारों का तो ये हाल है कि वो न तो सियासत की पिच पे टिक पा रहे हैं और वो क्रिकेट की पिच पर तो क्या ही टिक पाते हैं, ये हम जानते हैं। तो तेजस्वी भैया इस मामले में तो उनसे बेहतर हैं। तेजस्वी भैया को सचमुच क्रिकेट को गंभीरता से लेना चाहिए। इसका एक और कारण यह भी है कि क्या पता वे कल को बिहार की आईपीएल टीम बने और उसके कप्तान चुन लिए जाएं। आगे भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए जाएं। वैसे भी बिहार के, झारखंड के लोग भारतीय क्रिकेट टीम की कमान बहुत बढ़िया संभालते हैं। You see what I did there? Thala for a reason. कमान से याद आया पार्टी की कमान, और उससे याद आया कि मैं तेजस्वी जी को एक और सलाह देनी चाहता था कि वे अपने पार्टी के आसपास से अठन्नी चवन्नियों को दूर करें जो बच्चों से कट्टा लहराने या रंगदार बनने जैसी चीजें बुलवा के सोचते हैं कि इन बातों से चुनाव जीते जा सकते हैं, और वो भी आज 2025 में। पर कट्टे तमंचों की बातें न करने की सलाह मैं उन्हें इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राजद के समर्थक तो छोड़ो, उनके प्रवक्ती ऐसे हैं कि मुंह खोले तो कट्टा तो नहीं, कट्टी भी नहीं, पर कट्टी से मिलते जुलते शब्द जैसा कुछ उनके डेवी जोन्स रूपी मुंह से टपकने लगता है। नथिंग पर्सनल। बाकी तेजस्वी जी ने लिख के दिया था कि वो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे और जो वादा उन्होंने किया है वो वादा निभाएंगे, परंतु फिर भी जनता ने हरा दिया। मुझे लगा कि तेजस्वी जी ने जो लिखा था ना, उस नोट को लेकर लोग कंफ्यूज आ गए होंगे कि एक तो ससुर अंग्रेजी में लिखा है, ऊपर से नीचे साइन भी कर दिए, वो भी इंग्लिश में। विश्वास से नहीं हो रहा, फेक न्यूज लगी होगी। मुझे लगता है कि मतलब अंगूठा लगाना चाहिए था, तो शायद थोड़ा छोड़ो चलो उधर नहीं जाते। नथिंग पर्सनल। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए और हमारे स्पेशल मेंशन यानी कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पहले एक और नेता की बात करनी चाहूंगा। जी हां, 20 वर्षों तक बिहार के अनडिस्प्यूटेड बादशाह नीतीश कुमार जी। वैसे तो उन्हें यह सलाह उनके समर्थकों से लेकर पार्टी वालों ने भी दी होगी, पर मैं एक अलग तरह से उन्हें सलाह देनी चाहूंगा। नीतीश जी, अब गद्दी किसी अगले उत्तराधिकारी को सौंपने का समय आ गया है। इससे पहले कि आप विधानसभा में पनिया निकालने का प्रोसेस बताते बताते कहीं प्रक्रिया करके न दिखाने लगे, उससे पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और की ओर बढ़ाएं और स्वयं आप मार्गदर्शक मंडल की ओर प्रस्थान करें। नीतीश जी तो वैसे भी युवाओं का बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारतीय युवा जो अभी फिलहाल पुल आउट गेम में इतना वीक है, अब तक अपना पुल आउट गेम स्ट्रांग नहीं कर पाया है, उसके लिए तो नीतीश जी किसी लाइफ कोच से कम नहीं होंगे। जोक सपाट, नीतीश कुमार के लिए एक विशेष धन्यवाद इस वीडियो में देना चाहूंगा क्योंकि 20 साल जितनी सेवा उस व्यक्ति ने बिहार के लोगों की है वो प्रशंसनीय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बिहार को बोस्टन बना दिया या गरीबी मिटा दी या राज्य की सारी समस्याएं इन 20 सालों में सुलझा दी, लेकिन परंतु फिर भी जिस स्थिति में बिहार 20 साल पहले था और जिस स्थिति में आज है उसमें आकाश पाताल का अंतर है, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में 20 सालों तक सरकार चलाना और उसमें भी आप पर कोई ऐसा कलंक ना लगा हो जो अक्सर हमारे देश के नेताओं पे लग जाता है, लगभग सभी पे, जैसे कि भ्रष्टाचारी होना, चरित्र पर दाग, और सबसे बड़ी चीज अपने राजनीति में रहते अपने पुत्र को प्रमोट ना करना, यानी कि परिवारवाद जैसी चीजों से नीतीश कुमार हमेशा दूर रहे, अब तक तो दूर रहे हैं। बिहार की स्कूल कॉलेज की लड़कियां हो, महिलाएं हो या बूढ़ी दादी नानियां,
नीतीश ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के जीवन पर जो सकारात्मक प्रभाव डाला है उसमें वे पूरी तरीके से सफल रहे हैं। आज भी यदि जेडीयू 85 सीटों पे खड़ी है, इसमें महिला वोटरों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं आलोचना पे, जिस एक चीज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, उन पे वैचारिक हमले होते हैं कि भाई पलटू राम है। अगर इस पर सोचकर देखा जाए तो भारत का शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो सत्ता से ऊपर, पावर से ऊपर विचारधारा को रखता हो। तो ये पलटू राम का टैग केवल एक ही व्यक्ति पे क्यों? शायद राजनीति का दूसरा नाम ही पलट जाना या फिर पलटू राम होना चाहिए। सरल भाषा में कहूं तो नीतीश कुमार एक सुलझे, समझदार, पढ़े लिखे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बिहार के लिए एक विजनरी नेता साबित हुए। उनके 20 सालों के सफर की एक प्रशंसा तो बनती है। थोड़ी सी सीरियस टॉक के बाद अंत में पुनः आते हैं अपने यशस्वी मोदी जी पर। मोदी जी ने बिहार की जीत पर तो जो कहा सो कहा, वो तो वही रटा रटाया, धन्यवाद ये वो। लेकिन असली मजा उनकी स्पीच के अंतिम कुछ पलों में आया, जब उन्होंने अपना अगला किला फतेह करने के लिए चिन्हित किया। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ये जो गंगा मां के सहारे बंगाल की बहन या दीदी पर शॉट्स फायर किए गए हैं, वो बहुत चतुर खेला था मोदी जी। नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, करना चाहिए भाई, करो प्रयास, हर पार्टी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अभी ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ करने की जरूरत है भाजपा को। वैसे मोदी जी के अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने रूपी इस बयान के बाद मैं अपने निजी गुप्त सूत्रों से कुछ बयान लाया हूं। बंगाल से कुछ आवाजें आ रही हैं। चलबे ना, इधर ही चलबे ना, इधर हम ये चलबे देबो ना मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मोहन की बात प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा ई टेक्निक हम वेस्ट बंगाल में चलबे देबो ना। दोस्तों, मैं अपनी खराब बंगाली के लिए अपने सभी बंगाली दोस्तों, दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, पर आप मेरा इंटेंट समझ गए होंगे और वो समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपने यहां तक देखा तो कृपया करके वीडियो को साझा अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां भी सोशल मीडिया पे आप साझा करना चाहें। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करें, औरों से भी करवाएं, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।